हेलो गाइस, मेरा नाम है विनय और मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि रहेगा चैप्टर नंबर 3 ईसॉप्स पे। सो आप लोगों ने ये चैप्टर मॉड्यूल से तो पढ़ ही लिया रहेगा। एज हमें पता है ये चैप्टर मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम में पूछा ही जाता है। इन एवरी अटेम्प्ट मिनिमम 5 मार्क्स तो रहता ही रहता है ये एक चैप्टर से। कभी कभी 10 मार्क्स का भी आ जाता है ये क्वेश्चन ये चैप्टर से। सो इट्स अ काइंड ऑफ एन कंपल्सरी क्वेश्चन, ये चैप्टर से पूछा ही जाता है। सो ये वीडियो में मैं आप लोगों को ये चैप्टर का मेमोराइजेशन ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को ये चैप्टर को याद रखने में आसानी होगी। और दूसरी चीज़, मैं ये वीडियो में आप लोगों को जो भी इलस्ट्रेशन दिए गए हैं मॉड्यूल में उसके कुछ की पॉइंट्स या फिर मैं बोलूँ तो क्रक्स ये बताने वाला हूँ ये वीडियो में। सो चलिए शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को मेमोराइजेशन ट्रिक्स बता दूंगा ये चैप्टर के लिए। सो हमें एग्ज़ाम में ये चैप्टर से फर्स्ट ऑफ ऑल दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करना रहेगा एंड उसका नरेशंस लिखना रहेगा। फॉर 10 मार्क्स आ सकता है ये क्वेश्चन, या फिर जनरल एंट्री पास करना रहेगा फॉर 5 मार्क्स। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बोला 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर आप लोगों को एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस ये भी कैलकुलेट करना होगा और ये भी शो करना होगा। तो ये ऑल अराउंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन तब जाके बनेगा। या तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अब ऐसा भी बन सकता है कि आप लोगों को सिर्फ एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना होगा। तो ये पर्टिकुलर पार्ट आपको 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। या फिर हम उन लोग बोल सकते हैं स्पेसिफिकली फोकस करके बोल सकते हैं सिर्फ जनरल एंट्री दिखाओ। ये क्वेश्चन ऐसा 5 मार्क्स के लिए आ सकता है आप लोगों के लिए ये चैप्टर में से। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, हमें ये चैप्टर का मेमोराइजेशन ट्रिक्स। अब ये चैप्टर में सबसे पहले जनरल एंट्री जो हमें पास करनी होगी वो दो हिस्सों में हम लोग खुद एक कैटेगराइजेशन करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हम लोग उस ये पार्ट में बनाते हैं व्हेन द ESOP ट्रांजैक्शंस आर फॉर मोर देन 1 ईयर। व्हेन और दूसरा जो टाइप है वो क्या रखेंगे हम लोग, व्हेन द ESOP ट्रांजैक्शंस आर इन द सेम अकाउंटिंग ईयर। सो पहले हम लोग ये क्या देख लेंगे कि व्हेन द ESOP ट्रांजैक्शंस आर, हाँ, पहले हम लोग ये वाला पार्ट देखेंगे। when the shares are exercised in the same when shares are not exercised in the same financial year। इसका मतलब क्या होगा, when ESOP transactions are more than when the ESOP transactions are more than 1 year। अब हम लोग को ये तो पता है कि हमें कुछ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख लेना होगा। इसमें ये जो आप लोगों को लाइन दी गई है ये है आप लोगों की टाइम लाइन। ये एग्ज़ाम में हम लोग बनानी होगी जिससे हम लोग को कैलकुलेशन पार्ट में हेल्प करेगा। अब उसमें ये वाला जो आपको दिख रहा है ग्रांट डेट, सबसे पहले जब क्वेश्चन में पार्ट हम लोग को दिया रहेगा कि जो भी आपका कंपनी है, जो भी आपका एम्प्लॉयर है, उन लोगों ने एक नोटिस इशू किया रहेगा। उसके अंदर आप लोगों को बताया रहेगा कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ को शेयर्स अलॉट किए गए हैं, ग्रांट दे दिए गए, ग्रांट डेट पे इन लोगों को ये शेयर्स का इशू ऑप्शंस टू एम्प्लॉय अंडर ESOP उन लोगों को इशू कर दिया रहता है। ये डेट पे फॉर एग्जांपल 1/4/2020 को कंपनी ने उसके एम्प्लॉयज़ को ESOP इशू कर दिए रहते हैं। इशू कर दिया मतलब उन लोगों के पास अब ये ऑप्शन आएगा कि उन लोग ये जो आपको वेस्टिंग पीरियड दिख रहा है, वेस्टिंग पीरियड, इसके अंदर उन एम्प्लॉयज़ को सर्टन कंडीशंस, स्पेसिफिकली बोले तो वेस्टिंग कंडीशंस फुलफिल करना होगा, जिससे जिस दिन पे भी अगर उन लोग ने वो वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल कर लिया वो डेट पे वो डेट कहलाया जाएगा डेट ऑन विच वेस्टिंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। उस दिन उन लोगों को क्या मिलेगा, उन लोग
एलिजिबल हो जाएंगे फॉर दैट पर्टिकुलर एसॉप्स। सो उन लोगों को एक सर्टन स्पेसिफाइड पीरियड दिया रहेगा आफ्टर डेट ऑन विच द कंडीशन इज फुलफिल्ड से लेके सर्टन पीरियड ऑफ डेट तक। उसके अंदर उन लोग को उस शेयर्स को यानी कि ESOPs को एक्सरसाइज करना होगा, यानी कि उनके जो कंडीशन फुलफिल हो गई तो उन लोग को वो शेयर्स पे राइट आ चुके हैं। अब उन राइट्स को उन लोगों को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। सो आप लोगों को अभी ग्रांट डेट, वेस्टिंग पीरियड, डेट ऑन विच कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इसका मीनिंग क्लियर हो चुका रहेगा। अब एक्सरसाइज पीरियड का मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। एक्सरसाइज पीरियड का मीनिंग क्या रहेगा? द टाइम पीरियड आफ्टर वेस्टिंग पीरियड, टाइम पीरियड आप ये जो टाइम पीरियड है ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों का, ये कभी है आफ्टर वेस्टिंग पीरियड। ये जो पीरियड था ये वेस्टिंग पीरियड था। अब हम लोग ये पीरियड की बात कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज पीरियड जो है ये कभी है आफ्टर वेस्टिंग पीरियड within which the employee should exercise his rights on the share यानी कि rights on ESOP or else the shares will lapse। ठीक है, इतना पार्ट हम लोगों ने समझ लिया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? अब जो वेस्टिंग होती है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल वेस्टिंग और दूसरी है ग्रेडेड वेस्टिंग। सो आइए इन लोग का मीनिंग देख लेते हैं। नॉर्मल वेस्टिंग का मीनिंग क्या है? यहाँ पे इन चीज़ का स्पेसिफिकली मीनिंग दिया गया है। हाँ, नॉर्मल वेस्टिंग का मीनिंग क्या है? व्हेन द ESOP ऑफर्ड बाय द कंपनी वेस्ट इन द सिंगल ट्रांजैक्शन। मतलब अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से लेके आपका 31 जनवरी 2021 तक का वेस्टिंग पीरियड था, उसके अंदर आप लोगों को कंडीशन दे दिया था कि आप लोगों को 1 साल ये कंपनी में रहना है। तो आप लोगों ने अगर ये कंडीशन अभी सेटिस्फाइड कर दिया है तो फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 सितंबर 2021 तक आप लोगों को आपके शेयर्स एक्सरसाइज कर लेने हैं विद इन ए सिंगल ट्रांजैक्शन। मतलब एक ही बार में आप लोगों को पूरे शेयर्स जो मिले हैं, आप जिस पे राइट हो, आपकी जिस पे राइट है वो एक ही बार में आप लोगों को मिल जाएगा। आप उसे एक्सरसाइज कर सकते हो। या तो फॉर एग्जांपल आपको 100 शेयर्स मिले थे आपके राइट्स के हिसाब से, तो आप एक ही बार में वो 100 शेयर्स पूरे के पूरे उठा लेना है आपको। और ग्रेडेड वेस्टिंग में क्या होगा कि जो भी आप लोगों को ESOPs ऑफर किए जाएंगे वो एक ही बार में पूरे नहीं किए जाएंगे। मतलब अभी आपके जो कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुका है, फॉर एग्जांपल आपने कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया था ये साल में, और फ्रॉम नेक्स्ट 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 सितंबर तक आपको जो एक्सरसाइज पीरियड मिला है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उस शेयर्स को 3 हिस्सों में आपको बांटेंगे। मतलब पहले 1 अप्रैल से लेके 1 मार्च तक आपको उस 100 शेयर्स का सिर्फ 20% मिलेगा, यानी कि 20 शेयर ही मिल पाएंगे। फिर आगे के 2 महीने में उस नेक्स्ट आपको 30 शेयर्स ही मिलेंगे। फिर आगे का 1 महीने में आपको 50 शेयर्स मिलेंगे। ऐसा ग्रेड वेस्टिंग में इन शॉर्ट बोलूँ तो आपको शेयर्स टुकड़ों में मिलेंगे, मीन्स प्रोपोर्शनेटली मिलेंगे। और नॉर्मल वेस्टिंग में आपको एक ही बार में पूरे के पूरे शेयर्स मिल जाएंगे, एक ही बार में। सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉप पॉइंट देखते हैं। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि मेरे को मुझे ये शेयर्स 100 शेयर्स मिल चुके हैं, तब मैंने इस पे अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया। द प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉय एक्सरसाइज द राइट ओवर द शेयर, इसे बोलते हैं एक्सरसाइज। अब हम लोग ये देखते हैं वेस्टिंग पीरियड। अब वेस्टिंग पीरियड का मीनिंग क्या होगा? वेस्टिंग पीरियड आप लोग ये देख सकते हो, ग्रांट डेट और डेट ऑन विच द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। इन दोनों के बीच का जो टाइम फ्रेम है ये, उसे बोलते हैं हम लोग वेस्टिंग पीरियड। अब वेस्टिंग हम कंडीशन हम लोग ने देख चुके हैं, ये ऑलरेडी हम लोग का हो चुका है।
एक्सरसाइज पीरियड भी हो चुका है। और नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्या चीज़, कंडीशन। कंडीशन में क्या है, मतलब क्या है, उसका जो भी कंपनी ने हम लोग पे रिक्वायरमेंट्स डाले थे वो हम लोग सेटिस्फाई कर ले, यानी कि द रिक्वायरमेंट्स ऑन विच द satisfaction results into employees being eligible for ESOP। अब यानी कि इन शॉर्ट बोलूँ तो कंडीशन सेटिस्फाई करना मतलब उन लोग को जो भी उन लोग ने हम लोग पे कंडीशंस रखे थे उस चीज़ को सेटिस्फाई करना, कंडीशन सेटिस्फाई करना, यही उसका मीनिंग है। रिक्वायरमेंट्स जो रखे थे वो सेटिस्फाई कर देना है। अब कंडीशंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छे से देखना होगा हमें। ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है। अब कंडीशंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है अनकंडीशनली एंटाइटल। अभी ये अनकंडीशनली एंटाइटल का मीनिंग क्या होगा? अनकंडीशनली एंटाइटल मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों को शेयर्स मिले हैं, आप लोगों को हाँ, ग्रांट डेट था 1 अप्रैल 2020 और आप लोगों को बोला गया है कि फ्रॉम 1 अक्टूबर से आप लोगों को ये शेयर्स एक्साइज पीरियड दिया गया है 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, ये आपका एक्साइज पीरियड है। तो उन लोग ने बोला, कुछ बोला नहीं, सीधा उन लोग ने ग्रांड डेट पे बोल दिया 1/4/2020 ये आपका ग्रांड डेट था। और आप लोगों को बोला कि आप इसकी शेयर्स के लिए डायरेक्टली एलिजिबल हो गए विदाउट एनी कंडीशन। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, मतलब कोई कंडीशन नहीं है, मतलब मेरे कंपनी में इतने टाइम के लिए काम कर, ये अगर ये टर्नओवर इतना अचीव हो गया तो ही तुझे मिलेगा, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। विदाउट एनी कंडीशन उस सिचुएशन को बोला जाता है अनकंडीशनली एंटाइटल। सो ये हो गया सर्विस कंडीशन। सर्विस कंडीशन मतलब क्या, तू मेरे कंपनी में इतना साल काम कर, इन शॉर्ट ऐसा टाइप के कंडीशंस। या हाँ, ऐसे मतलब सर्विस के रिलेटेड जो भी कंडीशन रहता है ना, वो एक एम्प्लॉय पे जो डाला जा सकता है वो कंडीशन, वो टाइप की सिचुएशन सर्विस कंडीशन में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस कंडीशन। अब परफॉर्मेंस कंडीशन में क्या आएगा? परफॉर्मेंस कंडीशन में हम लोग को ये देखना होगा कि अगर हमारे कंपनी का टर्नओवर अगर 500 करोड़ के ऊपर चला गया, हमारे जो भी रेवेन्यू है वो 10% से इंक्रीज हो गया, तो ये सब जो कंडीशंस है ये परफॉर्मेंस रिलेटेड कंडीशन है। किसका परफॉर्मेंस? कंपनी का परफॉर्मेंस, ऐसा। सो अब हम लोग इस चीज़ का, अब हम लोग जर्नल एंट्री को मेमोराइज करने का ट्रिक देख लेते हैं। किस चीज़ के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिक बताने वाला हूँ आप लोगों को। व्हेन मैं आप लोगों को ट्रिक किस चीज़ के लिए बताने वाला हूँ, हाँ ये रहा। व्हेन शेयर्स आर एक्सरसाइज्ड, व्हेन शेयर्स आर नॉट एक्सरसाइज्ड इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, मतलब शेयर्स एक्सरसाइज नहीं हुए सेम फाइनेंशियल ईयर में, वो चीज़ के लिए मैं आप लोगों को मेमोराइजेशन ट्रिक्स बताने वाला हूँ जनरल एंट्रीज के लिए। सब ये रहा, यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं। अब आप लोगों को स्क्रीन पे जो दिख रहा है जनरल एंट्री है, हमारा वेस्टिंग कंडीशन है, वेस्टिंग पीरियड दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड जो पार्ट है वो क्या है, स्टॉक ऑप्शन एक्सरसाइज। वेस्टिंग पीरियड हम लोग को अभी 25 से पता है उसका मीनिंग। फॉर एग्जांपल 1/4/2020 से लेके 31 मार्च 2020 हम लोग का वेस्टिंग पीरियड है। तो उस साल में हम लोग ऐसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग को याद कैसे रखना है ये ट्रांजैक्शंस? लेजर फॉर्म में पहले हम लोग को याद रखना है, तो लेजर याद रखना होगा इस चीज़ का। लेजर में क्या रहेगा? एम्प्लॉय ईसीई का मतलब क्या होगा? एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस। अभी एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस के लिए ये जो साइड दिख रहा है आप लोगों को,
ये है पॉजिटिव साइड, ठीक है, और ये है नेगेटिव साइड। सो पॉजिटिव साइड के लिए हम लोग क्या याद रखेंगे, ये क्या है, सोर्स ऑफ द फंड्स, जहाँ से एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस के अंदर पैसे आएंगे। सो हम लोग को फर्स्ट याद रखना है, पहले हम लोग अकाउंट्स में एक चीज़ याद रखना है, उन लोग को पहले क्या चाहिए, पहले हमें ये असर्टेन करना है कि हमें कितना खर्चा होगा, वो अमाउंट हमें पहले ढूंढना है। सो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ESOP आउटस्टैंडिंग, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिट। ये फर्स्ट हम लोग का ट्रांजैक्शन रहेगा, जिससे हम लोग को क्या डिटरमाइन हो जाएगा कि हमारा कितना अमाउंट का खर्चा ये साल में रिकॉर्ड होने वाला है फॉर ESOPs। अब इस खर्चे को भी हमें फंड तो करना ही होगा। सो हम लोग कहाँ से करेंगे उस चीज़ को, फंड P&L से। सो ऐसे आप ट्रांजैक्शन याद रख सकते हो। अगर आप ऐसे याद रखोगे तो आप लोगों को एग्ज़ाम में या इस लेजर से आप लोगों को ये जर्नल एंट्रीज फॉर्म करना है। अब मैंने ये पढ़ लिया, फर्स्ट एंट्री क्या था मेरा, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस टू ESOPs। पहले हम लोग ने कितना अमाउंट खर्चा होने वाला है वो डिटरमाइन कर लिया, तो पहले हम लोग ये एंट्री लिख लेंगे, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ESOPs अकाउंट, ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसी जो एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस रहता है वो हमेशा हम यहाँ पे सिर्फ हम लोग फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं P&L से, और बाकी बाद में जो भी फंड्स रहते हैं हमारा वो हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ESOPs में यहाँ से ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट करके हम लोग उसमें फ़ंड ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो फंड्स जाएगा सीधा ये वाला अकाउंट में। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हाँ, सेकेंड एंट्री क्या है, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस डेबिट टू P&L। यहाँ पे सोर्स फंड हम लोग ने ट्रांसफ़र किया ना, ये जो हम लोग ने अमाउंट डिटरमाइन किया था यहाँ पे, उस चीज़ को फंड करने के लिए हम लोग ने P&L से पैसा उठाया है, तो वो यहाँ पे लिख दिया, जो कि रहेगा हमारा सोर्स, ये खर्चे का सोर्स। और ये खर्चा किस लिए किया हम लोग ने, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को फंड करने के लिए हम लोग ने ये P&L से पैसा उठाया है, ठीक है। आप इसी तरह जनरल एंट्री लिख सकते हैं, इसी लेजर से आप एंट्रीज याद रखो, इसी लेजर से आप एंट्रीज बनाते जाओ। नेक्स्ट है हमारा ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट। यहाँ पे क्या है, शेयर, ये क्या आपका शेयर कैपिटल में आपका जो भी इंक्रीज हुआ है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव साइड, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। अब आप लोगों को देख रहा रहेगा जो भी ये ESOP आप लोगों ने लिखा है, ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट, उस चीज़ का पैसा यहाँ पे आ गया बाय एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। ये जो भी पैसा रहेगा वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। अब वेस्टिंग पीरियड में हम लोग इसको कैरी डाउन करते जाएंगे। अब जब एक्सरसाइज पीरियड आ चुका है और जब एम्प्लॉई उस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन को एक्सरसाइज करने वाला है, अब ये पीरियड में हम लोग क्या करेंगे, उस शेयर को एक्सरसाइज करेगा, वो पर्सन एक्सरसाइज करेगा। तो अब एक्सरसाइज कैसे करेगा, जो भी ये चीज़ का बैलेंस कैरी डाउन होते जा रहा है वो यहाँ पे पहले आ जाएगा, फिर वो पर्सन क्या करेगा, थोड़ा अमाउंट खुद से लाएगा, वो हम लोग को जो रिसीव हो रहा है वो पर एम्प्लॉय से वो यहाँ पे बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। देन ESOPs आएंगे, ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जो भी हम लोग ने ये अकाउंट क्रिएट किया था वो आ जाएगा, ठीक है। अभी सपोज कर लेते हैं हम लोग ने यहाँ पे मार्केट प्राइस क्या है शेयर का, 100 रुपीज़, ठीक है। और हमें मिल रहा है कितने, एक्साइज प्राइस क्या है, सपोज कर लेते हैं हमें पे कितना करना है,
हमें पे कितना करना है, ये हमें पे कितना करना है ये शेयर के लिए, सपोज कर लेते हैं 20 रुपीज़ हमें पे करना है ये शेयर के लिए 20 रुपीज़, ठीक है। सो अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 80 रुपीज़। वो क्या रहेगा हमारा फंड कहाँ से होगा, ईसॉप आउटस्टैंड अकाउंट से हम फंड करेंगे, ठीक है। अब हमारा वो ये जो 80 रुपीज़ यहाँ पे बैंक में कितना आएगा, उन लोग कितना पे करेंगे 20 रुपीज़, बैंक अकाउंट से हम लोग उन लोग पे हम लोग को कितना पे करेंगे 20 रुपीज़, ठीक है। और हम लोग का ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट से हम लोग कितना लेंगे 80 रुपीज़, जो कैसे आया 100 - 20, ठीक है। देन एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस हमारा कितना रहेगा, हमारा नेक्स्ट क्या है, डेबिट हो चुका है टू ESC मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे आएगा, अभी उसका 10 रुपीज़ रहेगा इनकेस हम लोग ने दिया नहीं रहेगा तो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट रहेगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। आज सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट बड़ा रहता है तो मैंने वो स्पेसिफिकली यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। ये आपका फर्स्ट हो गया। अभी ये ईसॉप आउटस्टैंडिंग है, इसके अंदर हम लोग कैलकुलेशन करते वक्त जो भी हम लोग एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो दो तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज थ्रू फेयर वैल्यू एंड थ्रू इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर आप लोग को क्वेश्चन में स्पेसिफिकली फेयर वैल्यू दिया गया है तो आप लोग को प्रेफर करेंगे फेयर वैल्यू। अगर आप लोग को क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है तो आप लोग प्रेफर करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है, ये चीज़ को आप लोग प्लीज़ देखना मत, ये पार्ट को इग्नोर कर देना। देन नेक्स्ट पार्ट आता है ईसॉप्स आउटस्टैंडिंग। अभी इनकेस अगर ये लैप्स हो गया तो, ठीक है, इनकेस ये लैप्स हो गया तो अभी हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट है यानी कि ये ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस, यहाँ पे एक और एक एंट्री आ जाएगी, किसके लिए रहेगी, टू ECE, ठीक है। हाँ, ये किसके लिए रहेगा, लैब्स के लिए। ये रहा लैब्स के लिए, इस चीज़ को इग्नोर करो। हाँ, ठीक है, ये एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस जो भी है आपका लैब्स के लिए रहेगा, वो यहाँ पे आएगा। यहाँ से जो बैलेंस बना था उसको हम लोग यहाँ पे कम करेंगे इनकेस लैप्स हुआ तो, और फिर उसको हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। सो ये वीडियो में इतना ही था। थैंक यू गाइस।